Next granulomatous disease of lung is hypersensitivity pneumonitis. Hypersensitivity pneumonitis बेसिकली हाइपरसेंसिटिविटी से पता लग रहा है कि एक हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है. नीमो मीन्स लंग्स एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन. लंग्स की इन्फ्लेमेशन होती है बिकॉज ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी. अब इसी तरह हम लोगों ने एस्थमा में पढ़ा था कि एस्थमा भी एक हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है जिसमें जो है वो डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ होती हैं. ब्रोंकस कंस्ट्रिक्ट कर जाता है या फिर इसके अलावा म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है. तो अब ये हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस फिर हम एक सेपरेट कैटेगरी में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसको हमने एस्थमा के साथ क्यों डिस्कस नहीं किया. रीज़न ये है कि एस्थमा बेसिकली इट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज़ ऑफ ब्रोंकाई. ब्रोंकाई लार्ज एयरवेज होते हैं, बट हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस इज़ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ऑफ रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स. रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि किस तरह से जो लास्ट सबसे छोटे लंग्स की जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनको हम लोग रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स कहते हैं. सेकेंडली एस्थमा जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, जबकि हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस इज़ रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़. ठीक है, तो ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है. इसमें रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ के फीचर्स होते हैं. रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ जिसमें एयर अंदर नहीं जा सकती, देयर इज़ रिस्ट्रिक्शन टू इनहेलेशन, जबकि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में देयर इज़ ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. ठीक है, इसमें एयर को बाहर निकालते हुए ऑब्स्ट्रक्शन होती है. इसको हम एस्थमा विच इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़, तो उसमें एयर एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम होती है. बट इट इज़ रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़, इसके अंदर एयर इन्हेलेशन में प्रॉब्लम होती है. सेकेंडली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इट इज़ टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, बट एस्थमा इज़ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. ये बुक के अंदर थोड़ा मुश्किल लिखा हुआ है, इसकी पैथोजेनेसिस आपको मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ. एक चीज़ आपने और जहन में रखनी है कि हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस आल्सो कॉल्ड एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वुलाइटिस. ठीक है, ये एलर्जिक एल्वुलाइटिस है ड्यू टू एक्सट्रिंसिक एलर्जन. ठीक है, अब इसकी मैं आपको पैथोजेनेसिस एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है. हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस को हम एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वुलाइटिस कहते हैं. ठीक है, इट इज़ द एलर्जी ऑफ रेस्पायरेटरी जोन. रेस्पायरेटरी जोन कौन सा जोन है, अगर आप ये देखो तो ये हमारे पास ट्रेकिया है, दो ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ, इस तरह से डिवीजन होती जाती हैं ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. और ये जो ग्रीन में शो किए हैं दीज आर द रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स. ठीक है, ये हमारे पास रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं जिनमें एल्वुलर डक्ट्स और एल्वुलाई आते हैं. एस्थमा इज़ ए डिजीज़ ऑफ ब्रोंकस एंड लार्ज एयरवेज, जबकि हाइपरसेंसिटिविटी निमोनाइटिस इज़ ए डिजीज़ ऑफ रेस्पायरेटरी जोन. ठीक है, secondly asthma it is obstructive disease and is type 1 hypersensitivity reaction. अगर आप यहाँ पे देखो तो asthma involves large zones and it is type 1 hypersensitivity reaction, जबकि hypersensitivity pneumonitis it is type 3 and type 4 hypersensitivity reaction, और ये हमारे पास small zones को involve करती है. ठीक है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, हम टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास एलर्जी है इट इज़ एलर्जी टू नोन एलर्जन. कोई भी नोन एलर्जन आता है और मैक्रोफेजेस लंग्स के ये जो एल्वुलाई हैं यहाँ पे मैक्रोफेजेस पड़े होते हैं. ठीक है, वो मैक्रोफेज क्या करता है, वो उस एलर्जन को पिक करता है और MHC प्रोटीन के थ्रू वो उसको टाइप 4 हेल्पर टी सेल्स को प्रेजेंट करता है. टाइप 4 हेल्पर टी सेल्स यहाँ पास लिम्फ नोड्स पड़े होते हैं, ये उन लिम्फ नोड्स के अंदर CD4 और CD8 सेल्स होते हैं, ये उनको जाके प्रेजेंट कर देता है. ये जो मैक्रोफेज है ये लिम्फ नोड्स के अंदर जाके वहाँ पे इस एलर्जन को प्रेजेंट कर देता है. फिर ये हमारे पास जो CD4 सेल्स हैं ये इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस करके अपने क्लोन्स बनाते हैं. ठीक है, और सेकेंडली ये इंटरफेरॉन गामा प्रोड्यूस करते हैं और इंटरफेरॉन गामा मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है. ठीक है, ये मैक्रोफेजेस जब एक्टिवेट होते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनाते हैं. ये नाइट्रिक ऑक्साइड और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं. सबसे पहले एक्यूट फेज़ में इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं और न्यूट्रोफिल्स को इस जगह पे लेके आती हैं जहाँ पे वो एलर्जन आया था.
और क्रॉनिक फेज़ के अंदर क्या करते हैं, ये एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस ये जाइंट सेल्स और एपिथेलॉइड सेल्स बनते हैं एंड अल्टीमेटली दे कॉज ग्रेनुलोमा एंड लेटर ऑन फाइब्रोसिस इन लेट स्टेज। ठीक है, और सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले नॉन एलर्जन आता है और वो ये टी सेल्स को प्रेजेंट होता है। टी सेल्स अल्टीमेटली इन मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं और सबसे पहले मैक्रोफेज एक्यूट स्टेज में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और क्रॉनिक स्टेज के अंदर दे फॉर्म ग्रेनुलोमा। ये ग्रेनुलोमा मैं ऑलरेडी आपको सार्कोडोसिस में भी बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, इसके अलावा ये जो टी सेल्स हैं ये इंटरल्यूकिन 4 और 5 प्रोड्यूस करते हैं और ये इंटरल्यूकिन 4-5 एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये यहाँ पे पड़े हुए एंटीजन्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं ड्यूरिंग फर्स्ट एक्सपोजर और ये हमारे पास टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ठीक है, ये जब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना के यहाँ पे पड़ी रहती हैं, जब सेकेंड टाइम वही वाला एलर्जन आएगा तो ये एंटीजन एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, ये कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करके यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट करवाएंगे। सबसे पहले एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में न्यूट्रोफिल्स आएंगे एंड देन क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा। ठीक है, अगेन इसमें हमारे पास एक्यूट फेज़ के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, सिंपल न्यूट्रोफिल्स आते हैं और क्रॉनिक फेज़ के अंदर फाइब्रोसिस होती है और रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स होती हैं और इसके अलावा ग्रेनुलोमा बनता है और इसके अंदर जो हमारे पास FEV1 और FVC रेशो इंक्रीज़ होती है। ये फंक्शनल लंग कैपेसिटी है। ठीक है, ये हमारे पास लंग की कैपेसिटी है और ये फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है। एक्सपायरेटरी वॉल्यूम के जो फर्स्ट सेकंड के अंदर लंग्स का वॉल्यूम एक्सपायरेशन मीन जब हम एयर बाहर निकालते हैं सांस के थ्रू तो जो पहले सेकंड के अंदर जो एयर बाहर निकलती है उसको हम फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर है, इसके अंदर इन्हेलेशन में प्रॉब्लम आता है, एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम नहीं आता। तो ये पेशेंट्स जब हम इनको कहते हैं कि आप सांस बाहर निकालें तो पहले ही इतने प्रेशर के साथ उनका सांस 1 या 2 सेकंड्स के अंदर सारा बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इनके अंदर फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम बढ़ता है क्योंकि उनके फर्स्ट सेकंड के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो एक्सहेल होगा। ये रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर है, इसके अंदर जो है वो हमारे पास इन्हेलेशन में प्रॉब्लम होगी, एक्सहेलेशन इनकी बहुत रैपिड फास्ट होगी, इसीलिए ये जो रेशो है वो इंक्रीज़ हो जाती है बिकॉज देयर इज़ ईज इन एक्सपायरेशन, डिफ़िकल्टी इन इंस्पायरेशन। ठीक है, अब ये जो एलर्जन जिसकी मैंने आपको बात की यहाँ पे ये एलर्जन ना सिर्फ ये टी सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है बल्कि मैक्रोफेजेस को इन्फ्लेमेशन ग्रेनुलोमा बना रहा है। अब ये एलर्जन जो है वो इट कैन बी मोल्डी है। ये हमारे पास फार्मर्स जो है वो फसलों के दौरान डिफरेंट स्पोर्स से उनका कांटेक्ट होता है तो इसीलिए फार्मर्स के अंदर ये हमारे पास जब भी ये इसका स्पोर्स के साथ कांटेक्ट होगा तो उसकी वजह से फार्मर्स लंग्स बिल्कुल वही वाले इसके अंदर ये पैथोजेनेसिस है। अब सिम्टम्स क्या होती हैं फार्मर लंग्स में, बेगोसिस या बर्ड ब्रीडर्स लंग्स में, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन फार्मर्स का डिफरेंट स्पोर्स के साथ कांटेक्ट होता है इसीलिए उनके अंदर फार्मर्स लंग्स उनकी ऑक्यूपेशन से हम लोगों ने इसको कह दिया फार्मर्स लंग। अदरवाइज साइन सिम्टम्स सबके सेम होते हैं। बेगोसिस किसको कहते हैं, ये जो गन्ना जब चीनी वगैरह बनाते हैं गन्ने से तो वो जो पीछे एक उसका मतलब एक जिसको हम कहते हैं सारी शुगर उससे निकलने के बाद वो जो एक एक्स्ट्रा उसका मटेरियल बचता है ना उसको हम लोग बेगोसिस कहते हैं। ठीक है, और जो बर्ड ड्रॉपिंग्स पिजन्स वगैरह के जो ब्रीडर्स होते हैं जो कबूतर पालते हैं या परिंदे रखते हैं अपने पास तो उनके एक्सक्रीटा के साथ कांटेक्ट की वजह से उनके लंग्स में डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स, उनको हम बर्ड ब्रीडर्स लंग्स कहते हैं। अब ये जो 3 कंडीशंस इसके अलावा और भी बुक के अंदर लिखी हुई हैं। अब ये हमारे पास किस तरह से प्रेजेंट करती हैं, ये हमारे पास कुछ इनके अंदर एक्यूट सिम्टम्स होती हैं और कुछ क्रॉनिक होती हैं। एक्यूट में इनके अंदर फीवर, डिस्निया, कफ और ल्यूकोसाइटोसिस होती है। ठीक है, और इन्फिल्ट्रेट होता है। और क्रॉनिक के एक्यूट जो है वो जब भी एक्सपोजर होता है ना फार्मर्स का मोल्डी है से तो 4 से 6 घंटे के अंदर ये एक्यूट अटैक्स डेवलप होते हैं जिनमें फ़ीवर, डिस्निया, सांस नहीं आता, बुखार है, खांसी है और ब्लड CBC करेंगे तो ल्यूकोसाइटोसिस है। और क्रॉनिक के अंदर जो है वो रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स आती हैं जिनमें एक्सपायरेशन में ईजी होती है बट इंस्पायरेशन में प्रॉब्लम होती है। तो जब एयर अंदर नहीं जाएगी तो पेशेंट विल प्रेजेंट विद साइनोसिस। इसके अलावा डिस्निया और लंग की सब कैपेसिटीज़ और कंप्लाइंस कम हो जाती है।
ठीक है। और ये पेशेंट, इनकी मॉर्फोलॉजी क्या है कि इनके अंदर एक तो इंटरस्टिशियल निमोनाइटिस इन्फ्लेमेशन होती है, दूसरा नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा, मैंने आपको सबसे पहले स्टार्ट में बताया था कि ये ग्रेनुलोमेटियस रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर है, एंड थर्ड लेट स्टेज पे इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होती है। अगर आप इस फिगर में देखो तो ये ग्रेनुलोमा शो करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये ग्रेनुलोमा, ये उसके जाइंट सेल्स, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा ग्रेनुलोमा शो करवाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपने बुक के अंदर भी इसके बारे में ये काफ़ी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, फार्मर्स लंग, पिजन ब्रीडर्स लंग या एयर कंडीशनर लंग्स, ठीक है। ये जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, ये उसके एक्सपोजर की वजह से होता है। और ये इसकी पैथोजेनेसिस थोड़ी मुश्किल लिखी हुई है, अगर आप यहाँ से कर लोगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगी कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की अगर आप ये फिगर बना दोगे, टाइप 3 इसी टाइप 4 की वजह से एंटीबॉडीज़ बनती हैं और वो इन एंटीजेंस के साथ कॉम्प्लेक्स बना के कॉम्प्लीमेंट को लेटर ऑन एक्टिवेट करती हैं और इस तरह से हमारे पास ये